नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। मंगलवार को चर्चा शुरू हुई, बुधवार दूसरा दिन है। जिस तरह की उम्मीद थी, देखिए अविश्वास प्रस्ताव दरअसल आता क्यों है, दो परिस्थितियों में आता है। पहली परिस्थिति होती है जब विपक्ष को लगता है कि उसके पास संख्या बल या समर्थन इतना है कि वो इस सरकार को परास्त कर सकता है, हरा सकता है। तो सरकार अगर अविश्वास प्रस्ताव पर उसके खिलाफ मत ज़्यादा पड़ते हैं तो सरकार को जाना पड़ता है। लेकिन जब विपक्ष को पहले से पता हो कि वो सरकार को गिराने की क्षमता नहीं रखता, तब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है। क्यों आता है? दरअसल अविश्वास प्रस्ताव खास तौर से जो चुनाव से कुछ समय पहले आए, उसके पीछे मंशा जो है, उसके पीछे इरादा जो, उसके पीछे नियत होती है, वो परसेप्शन बैटल की होती है। राजनीति में परसेप्शन बहुत मैटर करता है, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। परसेप्शन से ही चुनाव हारे जीते जाते हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले किसके पक्ष में हवा बन रही है, किसके खिलाफ बन रही है, और किसके पक्ष में हवा बन रही है तो उसका कारण क्या है, जिसके खिलाफ बन रही है तो उसका कारण क्या है। 9.5 साल हो गए हैं इस सरकार को। इस सरकार के खिलाफ जिस तरह का माहौल अभी तक हम देखते आ रहे हैं पिछले 40, 45, 50 सालों में, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी सरकारें आई, और शुरू करें आप अगर इंदिरा गांधी के 1966 में प्रधानमंत्री बनने से, तो लगातार सरकार आने के 2-2.5 साल के बीच वो अलोकप्रिय हो जाती है। ये पहली सरकार है जिसकी लोकप्रियता अब भी बनी हुई है पहले जैसी। कोई दुनिया में कोई सरकार नहीं होती जिससे 100% लोग संतुष्ट हों। तो इस सरकार से भी ये कहना गलत होगा कि सब लोग संतुष्ट हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं, कोई जो है शिकायत नहीं है। लेकिन फैसला किस आधार पर करता है मतदाता कि इस सरकार को अगर हम हटा दें तो क्यों हटाएं, उसका कारण, और जिसको लाना चाहते हैं क्या वो इनसे बेहतर हो सकते हैं। अगर इसका जवाब हाँ में मिलता है तब लोग हटाने के बारे में सोचते हैं। अभी ऐसी परिस्थिति बनी नहीं है। ये बात सत्तारूढ़ दल कहे तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात अगर विपक्षी खेमे से आए, इसका संकेत मिले, तो ज़रूर विश्वास करना चाहिए। विपक्षी खेमा अभी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी एकता को दिखाना चाहता है, लोगों के सामने रखना चाहता है कि देखिए हम एक हैं। अब हैं कि नहीं, ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से परस्पर जो है मतभेद के स्वर उठते हैं, उसको देखते हुए ये मानना बड़ा मुश्किल है अभी कि जो गठबंधन बना है INDIA, वो मजबूत है और चुनाव तक टिका रहेगा। तो अगर चुनाव तक टिका नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर टिका रहेगा तो क्या होगा। अगर टिका नहीं रहेगा तो आप मान कर चलिए कि ये 1 हॉर्स रेस होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, सीधा एक तरह से वॉकओवर होगा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अगर ये गठबंधन टिका रहता है तो लड़ाई का एक आभास पैदा करेगा। वो आभास इसलिए कह रहा हूँ कि वो एकता में जब सब एक साथ बोलेंगे, एक साथ रैली करेंगे, कोई किसी को अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जहाँ पर एक पार्टी है वहाँ दूसरी पार्टी है ही नहीं। केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो लगभग सभी राज्यों में कम या ज़्यादा है, और उसके लिए जो है समस्या ये है कि अगर वो अपना वोट ट्रांसफ़र करा पाए, जो कि जिस पर बड़ी शंका है कि क्या कांग्रेस पार्टी में ये क्षमता है कि वो अपना वोट ट्रांसफ़र करा सके। लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि वो ज़्यादातर जगहों पर जहां उसकी लड़ाई सीधे बीजेपी से है, वहां तीसरी कोई पार्टी ही नहीं है जिससे वो गठबंधन करके अपना वोट ट्रांसफ़र करा सके या गठबंधन के साथी का वोट ले सके। ऐसी परिस्थिति ही नहीं बन रही है। लेकिन लौट कर आते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। अब आप देखिए, मानसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ, विपक्ष का ये विपक्ष की जिद थी, ये स्टैंड था कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर बयान नहीं देंगे तब तक हम सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि दिल्ली की सेवाओं के विधेयक पर विपक्ष ने चर्चा में भाग लिया, वोटिंग में भाग लिया, वो सब हुआ। लोकसभा में वो बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। अरविंद केजरीवाल इसे सेमीफाइनल बता रहे थे
कि ये अगर जीत जाएंगे तो समझिए सेमीफाइनल जीत गए, तो सेमीफाइनल हार गए। ये परसेप्शन फिर क्या बन रहा है कि विपक्ष की एकता बीजेपी के सामने बहुत कमज़ोर पड़ रही है। विपक्ष की एकता बीजेपी से मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखती है। मुझे उम्मीद थी, जितने मैंने अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं या विश्वास के प्रस्ताव देखे हैं, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, उनमें जब भी बहस की शुरुआत होती है, विपक्ष का जो पहला वक्ता होता है बहुत ही आक्रामक होता है, बहुत प्रभावी वक्ता को सबसे पहले उतारा जाता है। जैसे आपका जो है ओपनिंग बैट्समैन जो ओपनिंग जानता हो, जो स्पेशलिस्ट ओपनर हो, उसको उतारते हैं। आप मिडिल ऑर्डर के या लोअर ऑर्डर के बैट्समैन को ओपनिंग के लिए नहीं भेजते हैं। विपक्ष के मामले में यही दिखाई दिया। गौरव गोगोई ने, हालांकि प्रस्ताव उन्हीं का था, अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने दिया था, वही स्वीकार हुआ था, उनको बोलना था, लेकिन कहा ये जा रहा था कि राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है, तो बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी ने नहीं शुरुआत की। अब उसके बाद विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। लोगों ने कहा कि वो राहुल गांधी की नींद नहीं खुली होगी या राहुल गांधी अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं। इस तरह की बातें कहने का मौका कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ दल को दिया। तो इस देखिए, परसेप्शन बैटल में जब आप हारने लगते हैं तो क्या होता है, आप रिएक्शनरी हो जाते हैं। फिर जो आप पर आरोप लगता है आप उसका जवाब देते रहते हैं। हर समय आप रिएक्शन के मोड में रहते हैं। उसी मोड में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह का उनका जो संग्रहित ऊर्जा थी इतने दिनों की, सदन का बायकॉट करने की और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने की कि सरकार पर हमला करना है, और सरकार पर हमला क्यों करना है? सरकार पर हमला करना है ये दिखाने के लिए आम लोगों को कि हम यानी विपक्ष एकजुट हैं, हम मिलकर बड़ी ताकत बन सकते हैं, हम मिलकर भाजपा को चुनौती दे सकते हैं, हम मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ाई लड़ सकते हैं और हम मानते हैं कि हम जीत भी सकते हैं। इस तरह का कोई मैसेज देने में अभी तक विपक्ष सफल नहीं हुआ है। कोई इस तरह की बात नहीं आई है, कोई इस तरह का हमला या आरोप सरकार पर नहीं लगा है कि जिसको लेकर सरकार डिफेंसिव हो जाए। देखिए, बहस में क्या होता है, बहस में आपको कोई मुकदमा तो आप लड़ नहीं रहे हैं कि आपको दस्तावेज देने हैं, गवाह बुलाने हैं और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। केवल भाषण होता है। क्या भाषण से आप ये माहौल बना सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वही दरअसल सच है, उसके अलावा सच कुछ है ही नहीं? इस तरह का माहौल अभी तक विपक्ष बना नहीं पाया है। मुश्किल ये है कि विपक्ष के लिए कि उसके पास ऐसे स्पीकर नहीं है, कम से कम लोकसभा में। राज्यसभा में ज़रूर है, लेकिन लोकसभा में ऐसे स्पीकर नहीं हैं जो अपनी बात से प्रभाव डाल सके, जो अपनी बात की छाप छोड़ सके। इस तरह का कोई नेता जो है कम से कम लोकसभा में विपक्ष के पास नहीं है। ये उसका सबसे बड़ा हैंडीकैप है। ये जो हो रहा है, दिल्ली के सेवा विधेयक पर जो चर्चा हुई है, अब अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही, ये एजेंडा सेट करेगा लोकसभा चुनाव का। ये परसेप्शन तैयार करेगा लोकसभा चुनाव के लिए कि कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिख रही है, कौन सी पार्टी आक्रामक है, कौन सी पार्टी रक्षात्मक है। ये इससे ही तय होगा कि आगे का चुनाव किस दिशा में जाएगा। अभी तक परसेप्शन बैटल में विपक्ष कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सत्तारूढ़ दल से बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। और ये बात मैं उस समय कह रहा हूँ जब तक प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री 10 तारीख को बोलेंगे, आखिरी दिन, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं। तो बार बार मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के भाषण पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री का भाषण न केवल जो सदस्यों ने सवाल उठाया है उस पर होगा, बल्कि आगे का रोड मैप बताने वाला भी होगा, विपक्ष को चुनौती देने वाला भी होगा, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने वाला भी होगा, और ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरह से विपक्ष देश की प्रगति के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। इसका जवाब पहले से विपक्ष के पास होना चाहिए था। विपक्ष को उल्टा सरकार पर हमलावर होना चाहिए था कि आप 9.5 साल से सत्ता में हैं, आपने क्या क्या नहीं किया है।
ये स्पष्ट रूप से अगर जनता के बीच में ले जाने में विपक्ष कामयाब होता है तो जनता का ध्यान उसकी ओर जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रयास, ऐसा कोई काम जो है विपक्ष की ओर से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक शंका जो है अमित शाह ने राज्यसभा के अपने भाषण में डाल दी कि अरविंद केजरीवाल ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। अब ये मान लीजिए कि ये सही नहीं भी हो तो भी शक का बीज जब पड़ जाता है तो लोगों के मन में आशंका पैदा होती है। और अरविंद केजरीवाल की जिस तरह की राजनीति है उसमें कुछ भी हो सकता है। वो कब किस तरफ चले जाएंगे, किसके साथ किसके विरोध में चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर संदेह तो बना ही हुआ है। तो विपक्षी खेमा बिखराव का शिकार नज़र आ रहा है, फोकस की कमी नज़र आ रही है। सरकार को किस मुद्दे पर घेरा जाए, वो एक केंद्रीय मुद्दा क्या हो जिस पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, वो उसको नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि अब देखिए, मान लीजिए कि भ्रष्टाचार की बात करे विपक्ष, तो कौन सुनने को तैयार होगा। 10 साल की यूपीए की सरकार, भ्रष्टाचार से बजबजाती हुई सरकार, उसके लोग, अगर उसको चलाने वाले लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे तो कौन सुनेगा। लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में जेल काट कर आए हैं, उनकी पार्टी, उनका गठबंधन अगर बिहार का बोलेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कौन सुनेगा। अरविंद केजरीवाल जिनके जो है 1 दर्जन नेता जेल जा चुके हैं, एक उनके डिप्टी सीएम रहे जो मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य के कारणों से अभी जमानत पर रिहा हैं, वो भी जेल में थे। तो और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लंबी फहरिस्त गिनाई गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा हो सकता था। अब विपक्ष जब भी कामयाब हुआ है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। वो चाहे 74 का मामला हो, 77 में जो हुआ, इमरजेंसी हो गई, वो भी एक उससे बड़ा मुद्दा बन गई, लेकिन शुरुआत उसी से हुई थी। नवनिर्माण आंदोलन जो गुजरात का शुरू हुआ था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही शुरू हुआ था। इसी तरह से बिहार में गफूर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी ने आह्वान किया और आंदोलन शुरू हुआ, जेपी मूवमेंट शुरू हुआ। आप याद करें, अगर 1988-89 को, तो 1986 में बोफोर्स का कांड हुआ, उसके बाद जो है इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के पतन की। फिर आप याद करें 2012 अन्ना हजारे का आंदोलन, देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चला, एक आंदोलन चला। उसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी को मिला, इसलिए कि लोगों की नज़र में आया कि ये व्यक्ति, इसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, इसकी ईमानदारी को लेकर कोई संदेह नहीं है, और ये परफॉर्मर है, गुजरात में परफॉर्म करके दिखाया है। तो न तो विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता है जिसका चुंबकीय आकर्षण हो, जिसका चुंबकीय व्यक्तित्व हो, जो अपने आसपास लोगों को खींच ले, न ही उसके पास कोई नीति और कार्यक्रम ऐसा है, न ही सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि विपक्ष ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरह से दिल्ली सेवा का विधेयक पास हुआ और विपक्ष सेमीफाइनल हारा, तो अगर ये अविश्वास प्रस्ताव फाइनल है तो इसमें भी विपक्ष की हार होना तो तय है। संख्या के हिसाब से तो वैसे भी तय है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ परसेप्शन के हिसाब से, धारणा के हिसाब से, कि इस पूरी बहस, 3 दिन की बहस के बाद धारणा क्या बनेगी लोगों की, सत्ता पक्ष के बारे में, विपक्ष के बारे में। उसी से तय होगा कि लोकसभा चुनाव का एजेंडा क्या होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।